नमस्कार। आज भारत के आर्थिक इतिहास की एक ऐसी कहानी पर बात करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये कहानी है एक बहुत बड़े उलटफेर की। चलिए इसे जरा समझते हैं। अच्छा, जब हम आज भारत के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? डेवलपिंग इकोनॉमी, यही शब्द आता है ना दिमाग में। पर सवाल ये है कि क्या भारत हमेशा से ऐसा ही था? और बस यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का बेसिस है। इसका जवाब शायद चौंका दे। जरा ये नंबर देखिए। साल 1700 में दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा कितना था? 25%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मतलब दुनिया में बनने वाली हर 4 चीजों में से एक भारत में बनती थी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर उपनिवेशीकरण से पहले भारत की इकोनॉमी इतनी पावरफुल थी तो थी कैसे। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? उस समय भारत की इकोनॉमी अकेले ही पूरे यूरोप की मिलीजुली इकोनॉमी से भी बड़ी थी। ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत उस दौर में दुनिया का इकोनॉमिक सेंटर था। तो सवाल ये है कि ये सारी दौलत आ कहाँ से रही थी? देखिए, इसका आधार सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि प्रोडक्शन था। भारत के किसान जरूरत से ज्यादा अनाज उगा रहे थे। यहाँ के कारीगरों का बनाया कपड़ा, उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं थी। और यहाँ का जो एडवांस्ड स्टील था, वो तो मिडिल ईस्ट और यूरोप तक एक्सपोर्ट होता था। और फिर एंट्री होती है यूरोप की ट्रेडिंग कंपनियों की। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो शुरू शुरू में किस इरादे से आए थे। वो यहाँ शासक बनकर नहीं, बल्कि खरीदार बनकर आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां यहाँ भारतीय सामान खरीदने आई थीं। क्यों? क्योंकि यूरोप में वैसा सामान बनाने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी। भारत का कपड़ा ब्रिटेन के कपड़े से सस्ता भी था और बेहतर भी। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां ये पूरा समीकरण, ये पूरी की पूरी व्यवस्था ही पलट गई। जो रिश्ता व्यापार का था, वो अब नियंत्रण के रिश्ते में बदल गया। वो निर्णायक मोड़ था 1757, प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही, वो एक सरकार बन गई। उसे भारत में टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। तो फिर उस टैक्स के पैसे का हुआ क्या? यही सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव था। देखिए, पहले भारत में जो टैक्स इकट्ठा होता था, वो ज्यादातर भारत में ही खर्च होता था, शहरों पर, सिंचाई पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन कंपनी के राज में भारतीय किसानों से वसूला गया टैक्स खर्च होने लगा ब्रिटिश लड़ाइयों पर, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज पर और ब्रिटेन के साम्राज्य को और बड़ा करने पर। और इस बदलाव ने भारत के रोल को एकदम पूरी तरह से पलट दिया। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, वो अब सिर्फ एक सप्लायर बनकर रह गया। इसी प्रोसेस को कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखिए कि सिस्टम को कैसे पलटा गया। अब कच्चा माल जैसे कि कॉटन भारत से ब्रिटेन भेजा जाता था। वहां की फैक्ट्रियों में उससे कपड़ा बनता और फिर वही तैयार कपड़ा वापस भारत के बाजारों में बेचा जाता। और नतीजा ये हुआ कि भारत के बुनकर बेरोजगार हो गए। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। साल 1700 में दुनिया के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भारत का हिस्सा था लगभग 25%, जबकि ब्रिटेन 5% से भी कम पर था। अब सीधा 200 साल आगे चलते हैं। 1900 तक आते आते भारत का हिस्सा घटकर 2% से भी कम हो गया और ब्रिटेन का हिस्सा बढ़कर 20% से ज्यादा हो गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये ब्रिटिश नीतियों का सीधा सीधा नतीजा था, जिन्होंने जानबूझकर भारतीय इंडस्ट्रीज को खत्म किया। ये सिर्फ इंडस्ट्रीज को खत्म करने की बात नहीं थी, ये कहानी भारत की दौलत को एक सिस्टम के तहत देश से बाहर ले जाने की भी थी। इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी ने इसे ड्रेन थ्योरी का नाम दिया, यानी धन की निकासी का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत हर साल अपनी दौलत खो रहा था और बदले में उसे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा था। तो ये पैसा जा कहाँ रहा था? ये पैसा जा रहा था ब्रिटिश सैनिकों की सैलरी में, रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारियों के पेंशन में और उन रेलवे लाइनों को बनाने में जिनका मुख्य मकसद भारत के अंदरूनी हिस्सों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना था। मतलब ये पैसा भारतीय समाज में वापस आ ही नहीं रहा था। और इस पूरे इकोनॉमिक शोषण का सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक नतीजा क्या हुआ? अकाल। इन अकालों में करोड़ों लोग मारे गए। और इसलिए नहीं कि देश में अनाज की कमी थी, बल्कि इसलिए कि अनाज तो एक्सपोर्ट किया जा रहा था और औपनिवेशिक नीतियां लोगों तक राहत पहुंचाने में पूरी तरह नाकाम रहीं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिर में ये देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की विरासत क्या रही और इससे हमें क्या सबक मिलता है।
1947 में जब आज़ादी मिली तो भारत को विरासत में क्या मिला? 20% से भी कम लिटरेसी, लगभग 32 साल की औसत उम्र, एक बेहद कमज़ोर इंडस्ट्रियल ढांचा और कैपिटल की ज़बरदस्त कमी। ये एक तबाह हो चुकी इकॉनमी थी। सदियों के नुकसान की भरपाई रातों रात हो ही नहीं सकती थी। तो अगर इसे संक्षेप में कहें तो ये कहानी एक सिस्टमेटिक बदलाव की है। भारत एक प्रोड्यूसर से सप्लायर बन गया, एक व्यापारी से एक कॉलोनी और एक मैन्युफैक्चरर से सिर्फ कच्चे माल का एक सोर्स। और इससे सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि प्रतिभा से ज्यादा व्यवस्था यानी सिस्टम मायने रखता है। भारत इसलिए गरीब नहीं हुआ कि यहाँ के लोगों में काबिलियत की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उसे एक ऐसे सिस्टम में फंसा दिया गया था जो बना ही उसकी दौलत को बाहर निकालने के लिए था। और ये सबक सिर्फ इतिहास के लिए नहीं है, बल्कि आज की दुनिया को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है।